सैमसंग ने अपनी ए सीरीज के अंदर रिसेंटली एक न्यू एडिशन लॉन्च की है A22 के नाम से। इससे पहले A32, A52, A72 काफ़ी सक्सेसफुली मार्केट में परफॉर्म कर चुकी हैं और आई थिंक अभी भी कर रही हैं। और ये न्यू एडिशन A22 के नाम से, जो कि नाम से भी जाहिर होता है कि A32 से भी यानी कि अगर आपको A32 से भी नीचे की कैटेगरी का कोई फ़ोन चाहिए तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ A22 राइट नाउ। लेकिन क्या ये फ़ोन भी उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं, कैसा परफॉर्म करता है, गेमिंग कैसी है, कैमरा कैसा है और इन डिटेल इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं एक जनरल ओवरव्यू दूंगा सैमसंग A22 का, जिसके अंदर मैं एम्फसाइज करूंगा गेमिंग के ऊपर, कैमरा के ऊपर, बैटरी के ऊपर और इसके डिस्प्ले के ऊपर। सो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द डिज़ाइन, जो मेन चीज़ मैंने फील की है बाकी सैमसंग की ए सीरीज़ के अंदर और इसके अंदर, दैट इज़ द डिज़ाइन डिफरेंस। क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज़ कि वो तीनों फ़ोन्स के अंदर जो बैक पर आपको बिल्ड क्वालिटी मिल रही थी दैट वाज विद द मैट फिनिश, यानी कि उनके पीछे मैट की फिनिश की गई थी, ये ग्लॉसी वाली लुक नहीं आपको मिल रही थी। जबकि इस फ़ोन के अंदर बैक मटेरियल ऑल्दो आपको इसमें भी प्लास्टिक का मिल रहा है लेकिन ग्लॉसी फिनिश के साथ है, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मुझे पर्सनली मैट फिनिश के साथ वो वाली लुक ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन डिपेंड करता है, मे भी काफ़ी लोगों को ये वाली लुक ज़्यादा पसंद आए। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट साइड, तो फ्रंट साइड पर आपको डिस्प्ले मिल रहा है 6.4 इंचेस का HD रेजोल्यूशन के साथ है ऑल्दो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है, विच मीन्स कि गेमिंग के दौरान स्पेशली ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ऑब्वियसली तकरीबन सारे फोन्स के अंदर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन ही मिलती है, विच इज़ द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ सैमसंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब सुपर एमोलेड पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा तो आई थिंक स्क्रीन एक्सपीरियंस आपका काफ़ी ज़्यादा इनहेंस ऑलरेडी हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि आपको A32 के अंदर फुल HD का रेजोल्यूशन मिल रहा है तो इसके अंदर आपको HD रेजोल्यूशन मिल रहा है, उस तरह से शार्पनेस शायद बहुत ज़्यादा अच्छी आपको ना मिले। लेकिन अगेन 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट होगा। लेकिन आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि आप लोग क्या प्रेफर करते हैं, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट विद HD रेजोल्यूशन या फिर फुल HD का रेजोल्यूशन और उसके साथ नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन रेजोल्यूशन पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्क्रीन साइज़ के साथ आपको अच्छा रेजोल्यूशन भी चाहिए होता है। तो लेकिन मे बी देयर आर सम पीपल जो कि स्पेसिफिकली गेमिंग एस्पेक्ट से 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि नॉच और बेजल उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपको ऑलमोस्ट फुल स्क्रीन का ही एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्रंट साइड पर यहाँ पर ऊपर नॉच में आपको मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अगेन कैमरा सैंपल्स कैसे हैं, सेल्फीज कैसी हैं, ये सारे सैंपल्स मैं आपको वीडियो के एंड वाले सेक्शन में इंक्लूड करके बताऊँगा। वेल टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस एंड इंटरफेस ऑफ द फ़ोन, तो ऑब्वियसली One UI के साथ One UI तकरीबन सैमसंग के तमाम फ़ोन्स का सबसे बड़ा बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि One UI का एक्सपीरियंस मेरे साथ, मैं भी अभी जो पर्सनली फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो सैमसंग ही के A सीरीज़ में लॉन्च हुआ हुआ सैमसंग A7।
के थ्रू जो विगली सा इफेक्ट होता है वो आ रहा होता है, तो वो इस फ़ोन के अंदर आपको एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और इतनी प्राइस रेंज में OIS होना आई थिंक इस डिवाइस का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। ऑल्दो वीडियोस आप मैक्सिमम शूट कर सकते हैं तो 1080p 30 FPS के साथ और 720p 4K आप इसके अंदर शूट नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन नहीं कहूँगा, क्योंकि अक्सर लोग 1080p पर ही शूट कर रहे होते हैं और 1080p तक की ही फुटेज अपलोड या यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पर। तो 1080p तक की फुटेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीडियोज़ आप बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं। और सैमसंग की एक अच्छी बात यह है कि इनकी जो सॉफ्टवेयर के थ्रू इमेज प्रोसेसिंग है, जो कलर्स हैं, HDR है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑन पॉइंट है। इवन आप इन कैमरा सैंपल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शेडोज़ के अंदर डिटेल्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से सस्टेन किया हुआ है, और इवन हाईलाइट्स वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से विजिबल है। ना सिर्फ बैक कैमराज बल्कि फ्रंट कैमरा के थ्रू भी आप, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे रेजोल्यूशन साइज़ के साथ कैमरा मिल रहा है, तो 13 मेगापिक्सल के साथ आप अच्छी सेल्फीज़ ले सकते हैं, अच्छी सेल्फी वीडियोज़ बना सकते हैं। और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 1080p तक की वीडियोज़ भी सपोर्ट करता है। जो सेकेंडरी कैमरा है यहाँ पर वो आपको मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि ठीक है, अच्छा है, आपको डायनेमिक शॉट्स मिल जाते हैं, अल्ट्रा वाइड व्यू मिल जाता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा मैं इसको आउट क्लास रिजल्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि यूजेबल है, लेकिन डे लाइट के अंदर अगेन कभी भी इतने बजट के अंदर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लो लाइट में अल्ट्रा वाइड कैमरा को यूज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो बड़े अपर्चर के साथ आपको मिलते हैं, वूमन 2.8 के साथ, 3.2 के साथ, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लो लाइट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कर देता है। और अगर सॉफ्टवेयर उसको इन्हेंस करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स और नॉइज़ ऐड हो जाती है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ करना ही है तो आई वुड रिकमेंड कि डे लाइट में यूज़ करें, डे लाइट में अच्छे हैं रिजल्ट्स। एंड व्हेन इट कम्स टू मैक्रो कैमरा एंड पोर्ट्रेट कैमरा, जो कि तीसरा और चौथा सेंसर लगा हुआ है इस फ़ोन के अंदर, उसके थ्रू भी आप अच्छे इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पोर्ट्रेट कैमरा उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट नहीं है, मतलब एज डिटेक्शन में स्पेशली कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़रूर होता है कैमरा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा शार्प और क्रिस्प और इतनी अच्छी एज डिटेक्शन नहीं कर पाते। तो मैं इस फ़ोन के अंदर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ऑब्वियसली आप कैमरा सैंपल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर तो सब्जेक्ट में और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कलर का, तो फिर बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेगा आपका फ़ोन पोर्ट्रेट्स में। लेकिन अगर फ्रंट सब्जेक्ट में और बैकग्राउंड में थोड़े से भी कलर सिमिलैरिटीज़ हैं, टेक्सचर अगर सेम है, स्पेशली बालों वाली साइड से आप देख सकते हैं, या छोटी माइनर डिटेल्स में आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर कैमरा कंफ्यूज ज़रूर होता है बैकग्राउंड ब्लर। वॉकिंग और वॉकिंग के दौरान बिल्कुल स्टेबल वीडियो है, कोई ज़रा सा भी शेक नहीं आ रहा, और इवन वो जिटरी सा इफेक्ट भी नहीं आ रहा, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। क्योंकि अगर EIS होता है तो उसके अंदर अमूमन वो जिटरी इफेक्ट, मतलब विगली सा इफेक्ट आता है, जो कि काफ़ी वियर्ड सा लगता है। एंड दिस इज़ द एक्सट्रीम स्टेबिलिटी टेस्ट जिसके अंदर मैं रनिंग कर रहा हूँ। एंड रनिंग के दौरान की स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं कि ऑल्दो शेक हो रहा है कैमरा, लेकिन इतनी ज़्यादा वो विगली वाला इफेक्ट अगेन यहाँ पर भी नहीं आ रहा। एंड दिस इज़ द वीडियो थ्रू द अल्ट्रा वाइड सेंसर, और यहाँ पर डे लाइट में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, नॉइस वगैरह और ग्रेन्स बिल्कुल नहीं है, इवन डिटेलिंग और HDR भी वीडियो में काफ़ी अच्छा है। लेकिन रात के टाइम पर ये अल्ट्रा वाइड कैमरा इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता।